प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पाठ ल्हासा की ओर का अभ्यासमंदी कार्य करेंगे। तो आरंभ करते हैं अभ्यासमंदी कार्य। प्रश्न 1। थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में होते हुए भी उसे उचित स्थान नहीं मिला। क्यों? तो प्रश्न से पता चलता है कि प्रश्न दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से में हमें बताना है कि जब वह भिखमंगे के वेश में पहुंचा तो उसे ठहरने की जगह भी मिली और भिखमंगा होने के बावजूद भी उसे कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि उसके साथ सुमति था और सुमति को वहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते थे। इस कारण उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरी बार लेखक भद्र वेश में था, अर्थात जेंटलमैन के वेश में था। उस गांव के लोगों के लिए वह अपरिचित था, गांव के लोग उसे जानते नहीं थे। उस यात्रा में लेखक शाम के समय पहुंचा था। शाम के समय छंग पीकर लोग अपने होश हवास खो बैठते हैं और अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, इसलिए उसे रहने का स्थान बड़ी कठिनाई से मिला। तो इसका उत्तर आपको पुस्तक में पृष्ठ 25 और 26 पर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 2। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय रहता था? तो इसका उत्तर आपको पुस्तक में पृष्ठ 26 पर मिलेगा। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को हमेशा अपनी जान और माल का खतरा रहता था। वहाँ के लोग आत्मरक्षा के लिए खुलेआम हथियार लेकर घूमते रहते हैं। वहाँ अनेक निर्जन स्थान हैं जहाँ डाकुओं को किसी का भय नहीं रहता है। ऐसे स्थानों पर पुलिस का भी प्रबंध नहीं होता है। ऐसे में डाकू यात्रियों की पहले हत्या करते हैं और फिर उनसे माल लूटते हैं। प्रश्न 3। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? ध्यान रखें इस शब्द का। कई बच्चे बिछड़ गया लिखते हैं, तो पिछड़ गया मतलब पीछे रह गया। इसका उत्तर पृष्ठ 27 पर मिलेगा। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से निम्नलिखित कारणों से पिछड़ गया। लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। घोड़े के सुस्त पड़ने से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। वह दूसरे रास्ते पर 1.5-2 मील चलता गया और फिर वापस दूसरे रास्ते पर आया। प्रश्न 4। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसमें भी प्रश्न दो हिस्सों में बटा हुआ है कि पहली बार उसने जाने से रोका और दूसरी बार क्यों नहीं रोका। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे, शेखर विहार में सुमति के बहुत से यजमान रहते थे, जिनके पास जाकर सुमति गंडा बांटते थे। बोधगया से लाए गए इन गंडों को बांटने में अधिक समय लगता था, इसलिए लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार उसने उसे नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? क्योंकि लेखक को शेखर विहार के एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियां मिल गई थी। इन भारी भरकम पोथियों के अध्ययन के लिए उसे समय की आवश्यकता थी और वह इन पुस्तकों में रम जाना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को गंडे बेचने के लिए भेज दिया और रोकने का प्रयास नहीं किया। प्रश्न 5। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर आपको पुस्तक में पृष्ठ 27 और 28 पर मिलेगा। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 1। लेखक को ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी। 2। उसे यह यात्रा डाकुओं के भय के साए में करनी पड़ी। 3।
उसे रास्ते में डाकुओं जैसी सूरत को देखते ही कुची कुची 1 पैसा कहकर उससे भीख मांगनी पड़ी। 4. उसका घोड़ा सुस्त था, इसलिए वह अपने साथियों से बिछड़ गया। 5. समय से ना पहुंच पाने के कारण उसे सुमति के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। 6. वापस आते समय उसे अपना सामान पीठ पर लाद कर यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि वहां कोई भरिया नहीं मिला। अगला, उसे भीख मंगों के वेश में यात्रा करनी पड़ी। प्रश्न 6. प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि उस समय का तिब्बती समाज निम्न प्रकार का था। नंबर 1, उस समय का तिब्बती समाज बहुत खुले विचारों का था। उसमें जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां नहीं थी। दूसरा, घर की महिलाएं अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे दिया करती थी। तीसरा, जान पहचान के लोग रात बिताने के लिए आश्रय नहीं देते थे। जान पहचान होती थी तो आश्रय मिलता था, नहीं तो नहीं मिलता था। आगे चौथा पॉइंट, समाज में मदिरापान अर्थात छंग पीने का रिवाज था। 5वां, लोग धार्मिक प्रवृत्ति के और अंधविश्वासी भी थे, जो गंडों पर विश्वास करते थे और सोचते थे कि गंडे बांधने से उनके कष्ट दूर हो सकते हैं और समस्याएं हल हो सकती हैं। प्रश्न 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। जैसे कि इन शब्दों से ही पता चल रहा है मैं अब पुस्तकों के भीतर था, तो इसमें क्या उत्तर सही है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। प्रश्न 8 रचना और अभिव्यक्ति का है। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सुमति एक जाना माना व्यक्तित्व है और उसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति है, जो लोगों से समय समय पर मिलते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, सुमति उन लोगों के बीच धर्म गुरु की तरह है और लोग उनसे बोधगया से लाए गए कपड़े के गंडे खरीदते हैं। तीसरा, सुमति समय के पाबंद हैं। वे समय पर लेखक के ना पहुंचने पर नाराज हो जाते हैं। और चौथा पॉइंट, सुमति कुछ लालची स्वभाव के भी हैं। जब बोधगया से लाए हुए कपड़ों के गंडे समाप्त हो जाते हैं तो वे साधारण कपड़ों के गंडे बनाकर लोगों को बेच देते हैं। 5वां, सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान रखते थे। वहाँ की सारी जानकारी उन्हें थी। अगला पॉइंट, वे अतिथि सत्कार में भी कुशल थे। उन्होंने लेखक का इंतजार करते हुए चाय को 3 बार गर्म किया। तो इनमें से पॉइंट्स आप दे सकते हैं। प्रश्न 9, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। तो ये पंक्ति हमने कहाँ पढ़ी थी, पाठ के अंत में पढ़ी थी, पृष्ठ 28 के अंत में। उक्त कथन के आधार पर हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है या अनुचित। तो यहाँ पर हमने देखा था कि लेखक जो है वह भीख मंगे के वेश में था और भीख मंगों का अधिकतर कहीं पर मान सम्मान नहीं किया जाता। लोगों के वेशभूषा देखकर सामने वाले व्यक्ति की विचारधारा बनती है। तो साधारणतया लोगों में ऐसी धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आंकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है और जाते समय उसके विचारों से। लोग व्यक्ति के कपड़ों को देखकर एक धारणा बना लेते हैं और उसका मान सम्मान भी वैसा ही करते हैं। स्वयं लेखक को भी इन परिस्थितियों से दो चार होना पड़ा था। मेरे विचार से हमारा आचार व्यवहार, विचार और का तरीका
व्यक्ति की वेशभूषा के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि अच्छे कपड़े पहनने वाले ही अच्छे इंसान होते हैं। कई बार बहुत साधारण वेशभूषा पहनने वाले लोगों के विचार बहुत उच्च होते हैं। तो वेशभूषा के आधार पर हम किसी व्यक्ति के आचरण व्यवहार का अनुमान नहीं लगा सकते। प्रश्न 10। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तो शब्द चित्र का मतलब शब्दों से चित्र खींचना। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। यह समुद्र तल से 17-18 फीट ऊंचाई पर है। इस पहाड़ी प्रदेश के रास्ते बहुत ही ऊंचे नीचे हैं। यहाँ पहाड़ों के मोड़ सुनसान और खतरनाक हैं। यहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं होती है। यहाँ एक और हिमालय की ऊंची चोटियाँ हैं तो दूसरी ओर नंगे पहाड़ हैं। यहाँ की जलवायु भी अनुपम है। धूप वाले भाग में जहाँ तेज गर्मी पड़ती है, वहीं छाया वाले भाग में खूब ठंड होती है। ठोडला यहाँ का दुर्गम डांडा है। तिडरी एक विशाल मैदानी भाग है जिसके चारों ओर पहाड़ हैं। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। प्रश्न 11। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को लिखिए। तो ये आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 12। यात्रा वृत्तांत गद्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनमें से किन मायनों से अलग है? तो हमारे पाठ्यक्रम में कई पाठ शामिल हैं जिनमें से कुछ कट भी चुके हैं, फिर भी मैं आपको सारे पाठ बता रही हूँ। 2 बैलों की कथा कहानी विधा में लिखा गया है। लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत है। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध है। सांवले सपनों की याद रेखा चित्र है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया रिपोर्ताज है। तो इस तरह से ये हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होता है। धन्यवाद।